तो वी आर स्टिल डिस्कसिंग चैप्टर 3 और लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल देखा था कि वो कैसे काम करता है। और इस क्लास में हम थोड़ा सा आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आई एम यूजिंग द स्लाइड्स ऑफ दैट बुक जो विलियम स्टेलिंग की है। और लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं या कंटेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स हैं वहाँ पर, तो मैं कुछ ना अपनी तरफ से भी स्लाइड्स ऐड कर देता हूँ टू एक्सप्लेन द थिंग्स। तो आप वो बुक वाली स्लाइड्स भी देख सकते हैं, मैं वो भी अपलोड कर दूँगा ई लर्निंग पे, और उनमें कुछ मैंने ऐड भी किया है। तो बिफोर एक्चुअली डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले थोड़ा सा हम ग्राउंड बना रहे हैं काइंड ऑफ के आगे वाले टॉपिक्स फिर आपको थोड़ा और इजीली समझ में आएंगे। सो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जनरली जब यूज़र प्रोग्राम चल रहा होता है तो एक प्रोग्राम में आप हमेशा सिर्फ कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस नहीं कर रहे होते। ये आपने भी इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं C++ और जावा में, एंड you know that there are so many situations when you actually perform input output या IO जिसको हम कहते हैं। जिस तरह आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो वो भी इनपुट आउटपुट की कैटेगरी में आ जाता है, बिकॉज दैट थिंग इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन या मॉनिटर या जो भी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर वगैरह, एंड दिस ऑपरेशन इज़ इन द कैटेगरी ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सिमिलरली बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे आप इनपुट लेते हैं यूज़र से, और इसी तरह आप डेटाबेस से या हार्ड डिस्क से पढ़ते हैं, रीड करते हैं फाइलिंग वगैरह जब आपने की होगी, या डेटाबेस में से अगर वैल्यू आप रीड कर रहे हैं या वहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी यू कैन से इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में आ जाती हैं। सही है ना? तो एक नॉर्मल से प्रोग्राम में इवन you might have created a program like calculator, simple calculator, where you get two numbers as input, and ask the user to input what operation he or she wants to perform on those values। फिर वो अगर प्लस दे रहा है तो आप एडिशन करते हैं, और वो अगर माइनस देता है तो आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह की प्रोग्राम्स बहुत सारे आपने बनाए हैं। इसी तरह स्टूडेंट से आप मार्क्स इनपुट लेते हैं और उसको फिर आप उसका ग्रेड या परसेंटेज या GPA वगैरह कैलकुलेट करके और डिस्प्ले करके दिखाते हैं। सिमिलरली हो सकता है थोड़ा सा एडवांस जाके आप वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो मे बी फाइल में किसी में सेव कर रहे हों या डेटाबेस में। तो इस तरह के प्रोग्राम आपने ऑलरेडी बनाए हैं, तो यू नो दैट के एक कॉमन या नॉर्मल से प्रोग्राम में हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं और कैलकुलेशन वगैरह भी करते हैं, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे वो बताने की कोशिश की गई है कि बहुत सी बार एक प्रोग्राम में ना बहुत सी बार कंप्यूटर को या CPU को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना पड़ता है। और ये हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर स्लो। CPU बहुत फास्ट होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत स्लो होती हैं। तो उनसे फिर कम्युनिकेट करने के तीन तरीके हैं, यू कैन से देयर आर 3 डिफरेंट वेज in which a CPU communicates with input and output devices। तो उनके में भी you can say there are pros and cons also discussed। और उसके बाद यूजुअली ये जो सेकंड वाला है इंटरप्ट ड्रिवन IO, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, बिकॉज ऑथर ने भी इस चैप्टर में इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है। आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें आप देखेंगे। सो generally there are 3 ways for a CPU to communicate with input and output devices। One is called programmed IO, इसको हम busy waiting या polling भी कहते हैं। Okay, let's resume। So we were discussing कि there are 3 ways for a CPU to communicate or handle input output operation, जो कि usually slow होता है because input output devices are quite slower as compared to CPU itself। One of them is called programmed IO, या इसको हम busy waiting भी कहते हैं,
या पॉलिंग भी कहते हैं। ये तीनों नाम हैं इसके। और दूसरा है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, और तीसरा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए। इनका थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, और फिर ये जो सेकंड वाला है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बिकॉज आगे वाली स्लाइड्स में या पे आगे वाली टॉपिक्स में ना ये वाला यूज़ कर रहा है ऑथर तरीका टू शो हाउ थिंग्स वर्क इंटरनली। सो प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता है, सीपीयू कंटिन्यूसली चेक्स डिवाइस status in a loop, and this is inefficient. It wastes CPU cycles polling for readiness. अब इसका क्या मतलब है, एक्चुअली इस वाले तरीके में क्या होता है कि CPU जब कोई इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उस दौरान वो बार बार ना एक तो वो बार बार वेट कर रहा होता है कि जो भी डिवाइस है, जो भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, उसको जो काम दिया गया है, लेट सपोज जो वो इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है, क्या वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली ना उसका वेट कर रहा होता है और उस दौरान कोई और काम नहीं कर रहा होता। ठीक है ना, जब तक वो पूरा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तो सीपीयू कोई और काम नहीं कर रहा होता, जस्ट वो वेट कर रहा होता है उस इनपुट या आउटपुट डिवाइस का कि वो कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लीट कर ले वो वाला टास्क, उसके बाद ही वो नेक्स्ट टास्क करेगा। तो इसलिए ना ये बहुत इनएफिशिएंट माना जाता है। ठीक है, और इसकी डिटेल आगे है भी। ठीक है, और दूसरा जो है वो इंटरप्ट ड्रिवन आईओ है। इसमें क्या होता है कि सीपीयू ना इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो भी काम करना है, फॉर एग्जांपल सीपीयू हो सकता है, लेट्स सपोज यूज़र ने ना एक प्रिंट की कमांड दी और उस पेज में और उस फाइल में जो है देयर वर मे बी 200 पेजेस। ठीक है, अब वो 200 पेजेस प्रिंटर जब तक प्रिंट करे तब तक सीपीयू वेट नहीं करेगा। ये वाली अप्रोच में, सेकंड में। पहली वाली में ये क्या करेगा सीपीयू कि जब तक वो 200 के 200 पेजेस प्रिंट नहीं हो जाती ना, तब तक वो वेट करेगा और बार बार ना प्रिंटर से पूछता रहेगा काइंड ऑफ कि तुमने प्रिंट कंप्लीट कर लिया, प्रिंट कंप्लीट कर लिया, बार बार उससे पूछता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो उसको ना ये पॉलिंग कहा जाता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उस डिवाइस का स्टेटस चेक कर रहा होता है कि उसने वो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया या नहीं, और उस दौरान कोई और काम नहीं कर रहा होता, तो वेट कर रहा होता है काइंड ऑफ सीपीयू। तो ये वाला जो तरीका है, यू कैन से, ये अच्छा तरीका नहीं है। इसमें सीपीयू बहुत सारा टाइम वेटिंग में या आइडल स्टेट में होता है। दिस सेकंड वन अप्रोच एक्चुअली यूजेस इंटरप्ट्स। इसमें क्या होता है कि CPU assigns their task to input or output device. For example, taking the same example, when user hits a print button for printing a 200 page book, so CPU क्या करेगा, प्रिंटर को वो डेटा देगा, और ज़रूर नहीं है सारा डेटा एक साथ ही जाए, बिकॉज प्रिंटर के अंदर हो सकता है मेमोरी जो है वो लिमिटेड हो, मे बी, तो हो सकता है चंक्स में डेटा जाए, मे बी जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है 5 पेजेस का ना डेटा जा रहा हो प्रिंटर के पास, मे बी, या 10 का, लेट्स सपोज। तो सीपीयू क्या करेगा कि पहले 10 पेजेस उसको भेजेगा, और जब तक प्रिंटर वो प्रिंट कर रहा है, बिकॉज प्रिंटर स्लो है, आपको पता है 10 पेजेस प्रिंट करने में काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। काफ़ी सारा से मतलब ये नहीं है 10 मिनट लग जाएंगे, हो सकता है मे बी 10 सेकंड लग जाए, मे बी, या 20 सेकंड लग जाए। बट 20 सेकंड सीपीयू के लिए बहुत वो है, बहुत बड़ा टाइम है, बिकॉज सीपीयू की स्पीड आपको पता है कि गीगाहर्ट्ज़ में होती है, यानी इट कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस विद इन अ सिंगल सेकंड। तो 20 सेकंड वेट करना भी ना उसके लिए लाइक बहुत सारा वेस्ट होगा एक्चुअली। तो इसलिए सीपीयू क्या करता है कि एक चंक ऑफ डेटा सेंड कर देता है प्रिंटर को, लेट्स सपोज, या किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह को। यूजुअली आउटपुट की एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम, जो कह रहे हैं ना हम सेंड करता है, तो उस दौरान ना फिर सीपीयू अपना कोई दूसरा काम करता है। ठीक है, और वो डिवाइस लाइक प्रिंटर जब वो टास्क कंप्लीट कर लेती है, या लाइक 10 या 20 पेजेस उसने प्रिंट कर ली है, लेट्स सपोज, उसके बाद ना वो डिवाइस इंटरप्ट करती है सीपीयू को, उसको बताती है कि मैंने ये काम कर लिया। फिर सीपीयू क्या करता है, जो बीच में दूसरा काम वो कर रहा था उसको छोड़ के फिर प्रिंटर को अटेंशन देता है, और फिर नेक्स्ट चंक ऑफ डेटा ना उसको भेजता है, और फिर
प्रिंटर जो है अपने काम में लग जाता है और सीपीयू अपने काम में लग जाता है, और अगेन उस दौरान सीपीयू कोई दूसरा काम कर रहा होता है, और फिर जब प्रिंटर ने वो वाला टास्क कर लिया, या इवन इंटरप्ट दूसरे केसेस में हो सकती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है प्रिंटर ने वो सारे पेजेस प्रिंट कर दिए और सीपीयू को फिर इंटरप्ट करेगा कि उसको कहेगा कि लाइक नेक्स्ट चंक ऑफ डेटा भेजो एंड सो ऑन। या इवन ये भी केसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है बीच में कोई एरर आ गया, लाइक मे बी प्रिंटर का इंक ख़त्म हो गया, ठीक है, तो प्रिंटर अगेन हो सकता है सीपीयू को इंटरप्ट करे कि इंक ख़त्म हो गया या पेजेस ख़त्म हो गए। आपने ये मे बी एक्सपीरियंस किया हो कि आपने लाइक प्रिंट कमांड दी और पेजेस ख़त्म हो गए, तो प्रिंटर आपको एरर मैसेज दिखाता है या कोई डायलॉग वगैरह दिखाता है कि पेजेस नहीं है या इंक नहीं है। फिर आप पेजेस डालते हैं और रिज्यूम का बटन प्रेस करते हैं तो फिर वो कंटिन्यू कर देता है काइंड ऑफ। तो इस तरह के केसेस में भी इंटरप्ट्स आ सकती हैं, ठीक है ना। ज़रूर नहीं है सिर्फ सक्सेस के केस में या जब वो ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले उसी केस में इंटरप्ट भेजता है। देयर कैन बी अदर केसेस एज वेल, कोई एरर वगैरह आ गया या पेजेस ख़त्म हो गए या इंक ख़त्म हो गया एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें इस तरह वर्किंग होती है सीपीयू और आईओ डिवाइसेस की। अब ये जो है ना तरीका, दिस सेकंड टेक्निक इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्स्ट वन, प्रोग्राम्ड आईओ, सही है ना। क्योंकि इसमें क्या कर रहा है कि सीपीयू कंटिन्यूसली वेट नहीं कर रहा उस इनपुट या आउटपुट डिवाइस का, बल्कि उस दौरान जब जो इनपुट या आउटपुट डिवाइस कोई और काम कर रही है तो उस दौरान सीपीयू वेटिंग स्टेट में नहीं है, इट परफॉर्म्स एनी अदर टास्क, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी बेहतर मानी जाती है पहले के मुकाबले में। और तीसरी जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं डीएमए या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें क्या होता है कि सीपीयू इवन इंटरप्ट्स बार बार भी नहीं हैंडल करता काइंड ऑफ। तो सीपीयू क्या करता है, एक एक्स्ट्रा डिवाइस यहाँ पे लगानी पड़ती है हमें, जिसको यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर कहा जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, सीपीयू ना खुद काइंड ऑफ इन्वॉल्व नहीं होता उस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में। वो क्या करता है कि डीएमए कंट्रोलर को ना कंट्रोल दे देता है और उसको वो कह देता है कि फ़लाँ जगह से इतना डेटा तुम्हें लेना है, या मे बी लाइक रैम से लो और प्रिंटर को दे दो, या हार्ड डिस्क से कोई फाइल पड़ी है वहाँ से ले लो और मे बी रैम में कॉपी कर दो एंड ऑल दैट, ठीक है। इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, बट द पॉइंट इज़ कि सीपीयू ना कंट्रोल दे देता है डीएमए कंट्रोलर को और उसको बताता है कि किस जगह से और कितना डेटा लेना है और कहाँ पर रखना है काइंड ऑफ। उसके बाद डीएमए कंट्रोलर और इनपुट जो आउटपुट डिवाइसेस है ना वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। सीपीयू ना उनका वेट नहीं करता या उस प्रोसेस को काइंड ऑफ मॉनिटर या देख नहीं रहा होता। इट परफॉर्म्स इट्स अदर टास्क्स। फिर क्या होता है कि डीएमए कंट्रोलर वो सारा प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल रैम से हो सकता है डेटा प्रिंटर की तरह भेजना हो, तो डीएमए कंट्रोलर रैम और प्रिंटर ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। डीएमए कंट्रोलर रैम से डेटा ले रहा होगा और प्रिंटर को भेज रहा होगा। फिर प्रिंटर को और डेटा चाहिए होगा तो वो डीएमए कंट्रोलर को कहता है या उससे कम्युनिकेट करता है इन ऑल दैट। सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसमें फिर एंड में अगर वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली या बीच में अगर कोई एरर आ गया प्रीवियस केसेस की तरह, तो फिर डीएमए कंट्रोलर सिर्फ एक बार एंड में सीपीयू को इंटरप्ट करता है और उसको कहता है कि दिस प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो ये तीसरा तरीका और भी बेहतर माना जाता है पहले जो दो तरीके हैं उनमें से, क्योंकि इसमें क्या है कि सीपीयू सिर्फ एक बार ही इंटरप्ट होता है एंड में, लाइक मे बी जब प्रोसेस वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया या कोई एरर वगैरह आ गया मे बी, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंटिन्यूसली इंटरप्टेड, वो अपना जो दूसरा काम है वो कर रहा होता है। तो दीज आर यू कैन से थ्री ways in which input output devices and CPU communicate with each other। तो यहाँ पे और शायद डिटेल्स बताई गई हैं प्रोग्राम्ड आईओ की कि यूजुअली क्या करता है, हाउ इट वर्क्स, बिजी वेट लूप। CPU इशूज़ कमांड, लाइक जैसे एग्जांपल दी मैंने, लाइक मे बी तो 200 पेजेस की बुक है कोई या फाइल है वो प्रिंट की है यूज़र ने। अब डेफिनेटली ये प्रोसेस में सीपीयू इन्वॉल्व होता है बिकॉज
प्रिंटर को डेटा भेजना, कितना भेजना है, इन ऑल दैट CPU बीच में इन्वॉल्व होता है डेफिनेटली। तो CPU कमांड देगा प्रिंटर को, ठीक है, डिवाइस रिपोर्ट्स। अच्छा, फिर वो क्या करता है, जैसे मैंने कहा ना, काइंड ऑफ कंटिन्यूसली पूछ रहा होता है उससे, आर यू डन येट, आर यू डन येट, ये स्टेटस चेक कर रहा होता है। और अगर डिवाइस कंप्लीट नहीं कर सकी है वो टास्क, तो वो उसको बताएगी नहीं, अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। CPU फिर थोड़ी देर के बाद उससे पूछेगा आर यू डन, तुमने कंप्लीट कर लिया, फिर डिवाइस उसको कहेगी नहीं किया, एंड सो ऑन। तो ये काम ना चलता रहेगा जब तक वो डिवाइस कंप्लीट कर नहीं लेती टास्क। और एंड में जब वो कंप्लीट कर देगी तो फिर डिवाइस वो रिपोर्ट करेगी कि आई हैव कंप्लीटेड दैट टास्क। और उस दौरान उसके बाद CPU ना फिर प्रोसीड करेगा टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इस दौरान ये क्या कर रहा होता है, काइंड ऑफ कंटिन्यूसली ना उस डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसका वेट कर रहा होता है, तुमने कंप्लीट कर लिया, तुमने कंप्लीट कर लिया। और जब तक वो नहीं कर लेता, वो बार बार उससे पूछता रहता है। यस, कोई सवाल है बेटा? यू कैन आस्क, आप पूछ सकती हैं। जी जी। सॉरी, थोड़ा सा दोबारा पूछेंगी? कैन यू प्लीज़ आस्क अगेन? एक्चुअली आई थिंक आजकल के ना कंप्यूटर्स में DMA वाला तरीका यूज़ होता है, तो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे वो बिज़ी वेटिंग वाला कंसिडर करेंगे या नहीं। वो ना पहले शायद यूज़ होता था पुराने कंप्यूटर्स में, या अभी भी मे बी जहाँ पे एक्स्ट्रा डिवाइसेस शायद हम ना लगा सकते हों DMA कंट्रोलर की तरह, जैसे हो सकता है एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह में भी, तो वहाँ पे शायद यूज़ होता हो वो बिज़ी वेटिंग वाला तरीका, ये वाला प्रोग्राम्ड IO। अदरवाइज़ आजकल के कंप्यूटर्स में तो वो DMA वाला यूज़ होता है मोस्टली। तो आई एम नॉट श्योर कि ये वाले केस में वी कैन कंसीडर कि बिज़ी वेटिंग होती होगी या नहीं। ओके, सो काइंड ऑफ सूडो कोड इज़ आल्सो लाइक शोन हियर, काइंड ऑफ, ज़रूर नहीं है एग्जैक्टली इस तरह, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि लाइक CPU kind of continuously checks whether the status is done or not। जब तक वो डन नहीं है, of course डन के पीछे कोई और कोड होगा या कोई और लॉजिक होगी, हो सकता है कोई नंबर रिटर्न कर रहा हो प्रिंटर एंड सो ऑन, बट द आइडिया इज किसी ना किसी तरीके से वो डिवाइस ना CPU को बताएगी कि वो काम हो चुका है या नहीं। तो जब तक वो नहीं हुआ तब तक CPU डज नथिंग लिटरली, इट कंटिन्यूसली वेस्ट साइकिल्स, और वो बार बार ये लूप चला रहा होता है काइंड ऑफ। और जब वो डन कर देता है या बता देता है, उसके बाद ही नेक्स्ट जो भी पार्ट है या जो भी इंस्ट्रक्शन है ऑफ द प्रोग्राम दोज आर एग्जीक्यूटेड। अब इसका विजिबल प्रॉब्लम है, आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे कि बिकॉज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर वेरी स्लो, लाइक प्रिंटर हो गया या हार्ड डिस्क वगैरह हो गई या और कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेटवर्क इज़ आल्सो नेटवर्क कार्ड या नेटवर्क से इंटरनेट से डेटा लेना इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट यू कैन से प्रोसेस। सो हो सकता है इंटरनेट अगर स्लो हो एंड सो ऑन, तो नेटवर्क से भी, और वैसे भी भले इंटरनेट फास्ट भी हो, अगेन नेटवर्क की स्पीड या नेटवर्क कार्ड की स्पीड CPU जितनी फास्ट नहीं है। तो ऑल दीज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर वेरी वेरी स्लो। तो इस केस में क्या होगा, बहुत सारा टाइम CPU क्या कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है फॉर दिस IO डिवाइसेस when they are going to complete that particular task. After that CPU resumes or proceeds to the next task जो भी उसको करना है। So CPU की स्पीड ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है और IO डिवाइसेस आर स्लो, तो CPU does zero useful work while waiting, leading to massive inefficiency। ठीक है, इसकी मैं अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दूं, आई थिंक उससे ज़्यादा शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सपोज मे बी देयर इज़ अ टीचर जो कि एक CPU है, लेट्स सपोज और वो स्टूडेंट्स को कह रहा है हो सकता है स्टूडेंट्स को ना वो
हो सकता है स्टूडेंट्स को वो डिक्टेट करके ना कुछ बता रहा हो कि ये तुम लिखो, जैसे यूजुअली प्राइमरी स्कूल वगैरह में शायद करते हैं हम कि हम टीचर कुछ पढ़ रहा होता है और स्टूडेंट्स को कह रहा होता है कि वो लिखो, मे बी टीचर वर्बली बोल रहा होता कि ये स्टेटमेंट या ये सेंटेंस या ये पैराग्राफ लिखो, और स्टूडेंट्स लेट सपोज वो अपनी बुक पे, नोटबुक के ऊपर वो लिख रहे होते हैं। अब आपको पता है कि बोलने की स्पीड ज़्यादा है लिखने से, तो लेट सपोज टीचर ना बहुत क्विकली हो सकता है बड़ा पैराग्राफ पढ़ के सुना ले स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट डेफिनेटली इतनी स्पीड से नहीं लिख सकते, बिकॉज राइटिंग स्पीड इज़ डेफिनेटली स्लोअर देन द स्पीड ऑफ द टीचर जो कि बोल रहा है। तो हो सकता है टीचर ना बार बार स्टूडेंट से पूछ रहा हो कि ये वाला सेंटेंस लिख लिया आपने, तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं लिखा अभी, तब तक सीपीयू या टीचर क्या करता है, वेट करता है, ठीक है। फिर पूछेगा हो सकता है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हो सकता है उसने बड़ा पैराग्राफ या एक पूरा पेज पढ़ के सुना दिया हो उनको, लेट सपोज, तो वो बार बार ना उनसे पूछेगा कि लिख लिया लिख लिया लिख लिया, काफ़ी देर लगाएंगे स्टूडेंट्स डेफिनेटली, बिकॉज लिखने की स्पीड स्लो है। तो जब सारे लिख लेंगे मे बी उसके बाद उसको वो कहेंगे कि हाँ हमने लिख लिया, और तब तक सीपीयू वेट कर रहा होगा उनका, और जब वो कहेंगे कि हमने लिख लिया या कंप्लीट कर लिया टास्क, उसके बाद फिर सीपीयू या टीचर क्या करेगा, नेक्स्ट जो पेज है वो उनको पढ़ के सुनाएगा, और फिर उस दौरान अगेन वो वेट कर रहा होगा और कंटिन्यूसली स्टूडेंट से पूछ रहा होगा कि तुमने ये टास्क कर लिया, तुमने ये टास्क कर लिया, एंड सो ऑन। तो दिस इज़ आई थिंक वेरी सूटेबल एग्जाम्पल फॉर दिस केस, प्रोग्राम्ड आईओ या बिजी वेट। और इसमें आपको खुद फील हो रहा होगा कि बहुत सारा टाइम जो टीचर है या सीपीयू है वो वेट कर रहा होगा। तो दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 इज़ इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। ये प्रोग्राम्ड आईओ से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर ना इंटरप्ट्स यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल सीपीयू इश्यूज़ कमांड, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगेन वो 200 पेजेस प्रिंट वाली कमांड भेज दी सीपीयू ने, ठीक है। अब अगेन प्रिंटर वही है या स्लो है, बिकॉज आईओ डिवाइस है और स्लो है उसकी वर्किंग सीपीयू की स्पीड के मुकाबले में, तो हो सकता है वो कुछ चंक उधर चला जाए, जैसे मैंने पहले बताया, हो सकता है 10 पेजेस गए हों या 20 पेजेस, तो वो भेज के और वो बफर में रख देगा शायद प्रिंटर तब तक में भी, और सीपीयू उस दौरान ना कोई और काम कर रहा होता है, सीपीयू परफॉर्म्स सम अदर स्टफ, और जब वो वाला चंक ऑफ डेटा प्रिंटर ने प्रिंट कर दिया, तो वो क्या करेगा, सीपीयू को इंटरप्ट करेगा कि ये वाला पार्ट मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट पार्ट भेजो, लेट सपोज, या बीच में अगर कोई एरर आ गया, मे बी लाइक पेजेस ख़त्म हो गए या इंक, तो अगेन सीपीयू इंटरप्ट करेगा, प्रिंटर इंटरप्ट करेगा सीपीयू को, और हो सकता है अगर एरर मैसेज है तो सीपीयू उस एरर को देख के यूज़र को मैसेज दिखा दे, कोई डायलॉग बॉक्स दिखा दे कि तुम्हारे प्रिंटर का इंक ख़त्म हो गया है या पेजेस वगैरह ख़त्म हो गए, एंड सो ऑन। बट द पॉइंट इज़ कि जब वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है या कोई एरर आ जाता है तो डिवाइस इंटरप्ट करती है सीपीयू को, अदरवाइज सीपीयू वेट नहीं कर रहा होता उस डिवाइस का, और इट परफॉर्म्स सम अदर ऑपरेशंस ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये क्या है, एटलीस्ट इट इज़ एटलीस्ट बेटर, और यू कैन से मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू फर्स्ट टेक्निक। तो इनिशियली भी वो कमांड देगा, ये जो ग्रीन एरो है, फिर वो डिवाइस उसको इंटरप्ट करेगी, फिर सीपीयू उसको वो डेटा भेजेगा एंड ऑल दैट, ठीक है ना। और ये चलता रहेगा, और एंड में जो है जब ख़त्म हो जाएगा तो अगेन इन बिटवीन सीपीयू कोई और काम कर रहा था, और बाद में भी जो भी सीपीयू को काम करना होगा वो करेगा। तो इसका सूडो कोड टाइप यहाँ पे अगेन गिवन है कि लेट्स सपोज प्रिंटर को कमांड दे दी यूज़र ने, और यूज़र के बिहाफ पे सीपीयू ने, तो कमांड देगी ना, फिर काइंड ऑफ सीपीयू रिटर्न्स टू द यूज़र प्रोग्राम इमीडिएटली, कोई और काम कर रहा होता है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम सीपीयू डज अदर स्टफ, कोई और ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, फिर वो डिवाइस ना उसको सिग्नल करती है, लाइक प्रिंटर, वो उसको कहेगा मैंने ये पार्ट कर लिया। तो सीपीयू क्या करता है कि उस दौरान जो दूसरा काम कर रहा था उसको टेम्परेली सेव करेगा, और फिर जो इंटरप्ट आई है प्रिंटर की
उसको वो हैंडल करेगा। उसको हम बहुत डिटेल में ना आगे डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरप्ट कैसे हैंडल होती है। फिलहाल के लिए ये समझ लें कि नेक्स्ट चंक ऑफ डेटा ना प्रिंटर को भेजेगा, लेट्स सपोज, ठीक है, और जिसको यहाँ पे लिखा गया है कि रन इंटरप्ट हैंडलर, ठीक है। और फिर क्या होगा, वो करके अगेन रिस्टोर स्टेट, जो उसने प्रीवियस काम कर रहा था, उसकी स्टेट सेव की होगी, उसके वेरिएबल्स एंड ऑल दैट, ठीक है, तो वो रिस्टोर करेगा और उसी प्रोग्राम को फिर कंटिन्यू करेगा या रिज्यूम करेगा, ठीक है। और इस तरह ये चलता रहता है एक लूप में, और अगर वो सारा कुछ हो गया तो अगेन वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद कोई और काम करना होता है सीपीयू को तो वो करेगा। तो दिस टेक्निक इज़ बेटर, दिस इज़ मोर प्रोडक्टिव, because CPU is productively busy during the time the IO device is physically working. It is not waiting in an idle state, ठीक है ना। तो इसमें CPU की यूटिलाइजेशन यू कैन से काफ़ी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोग्राम्ड IO। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी हो सकती है, मे बी लाइक अगर आपको इसका ड्रॉबैक देखना भी हो काइंड ऑफ, बिकॉज एवरीथिंग एज प्रोज एंड कॉन्स बोथ। तो ड्रॉबैक इसका ये है कि CPU बार बार इंटरप्ट हो रहा है, स्पेशली अगर बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा जो है ना ट्रांसफ़र हो रहा है, लेट सपोज। तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने एग्जांपल ली ना, कोई बड़ी सी बुक है 1000 या 1200 पेजेस की में भी, तो हो सकता है हर थोड़ी देर के बाद ना प्रिंटर CPU को इंटरप्ट करेगी, हाँ मैंने ये कर लिया, नेक्स्ट टास्क भेजो, मैंने ये कर लिया, नेक्स्ट टास्क भेजो, या चंक ऑफ डेटा भेजो एंड सो ऑन। तो अगेन क्या हो रहा है, CPU इंटरप्ट हो रहा है। एटलीस्ट प्रोग्राम्ड IO से बेहतर है, लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पर कि इंटरप्ट के दरमियान CPU को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, कि वो इंटरप्ट हो रहा है, काइंड ऑफ उसकी तवज्जो प्रिंटर को जा रही है, फिर वो जो प्रीवियस टास्क कर रहा था उसको वो टेम्पररी सेव करेगा, फिर इंटरप्ट हैंडलर रन करेगा, उसको अगेन आगे हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे काम कर रहा है। बट फॉर नाउ मे बी फॉर द टाइम बिंग यू कैन से कि नेक्स्ट चंक ऑफ डेटा उसको भेजेगा, फिर वो स्टेट रिस्टोर करेगा, अगेन ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है CPU को, और फिर वो कंटिन्यू करेगा यूज़र प्रोग्राम। अगेन फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद अगेन प्रिंटर उसको इंटरप्ट करेगा एंड ऑल दैट। तो अगर डेटा बहुत ज़्यादा है ना, तो CPU इंटरप्ट बार बार हो रहा होगा, और इस इंटरप्ट के दौरान भी काइंड ऑफ CPU बार बार काइंड ऑफ स्विचिंग कर रहा है इन बिटवीन इंटरप्ट एग्जीक्यूटिंग इंटरप्ट हैंडलर एंड परफॉर्मिंग द एक्चुअल अदर टास्क्स बाय द असाइंड बाय द यूज़र। तो ये जो स्विचिंग हो रही है, ये भी एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ओवरहेड है। ये टेक्निक इससे बेहतर है पहली वाली से, लेकिन इसके भी ड्रॉबैक्स हैं अगर हम देखना चाहें उस तरीके से। तो इसलिए ना फिर ये थर्ड जो DMA वाला तरीका है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ये दूसरे से भी बेहतर है, और ये जो इशू है बार बार इंटरप्ट होने वाला, ये टेक्निक DMA वाली इस इशू को भी सॉल्व करती है। अच्छा, वहाँ जाने से पहले एक एग्ज़ाम्पल अगेन मैं दे दूँ, वही वाली काइंड ऑफ रिलेवेंट, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। तो लेट सपोज वही टीचर और स्टूडेंट की डिक्टेशन वाली एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें, तो यहाँ पे क्या हो सकता है इंटरप्ट ड्रिवन IO में, हो सकता है हो सकता है CPU या टीचर एक बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ के और स्टूडेंट को सुना ले, और वी आर अज्यूमिंग कि स्टूडेंट की ना मेमोरी अच्छी है, वो एटलीस्ट याद कर ले रहा है एक पूरा पेज में भी काइंड ऑफ। वो लिखने की स्पीड स्लो है उसकी, लेकिन मे बी देयर इज़ अ बफर जो कि टेम्पररी उसको होल्ड कर रहा है जो भी इंफॉर्मेशन उसने भेजी। तो टीचर उसको कह रहा है कि ये पैराग्राफ पूरा पढ़ के मैंने सुना दिया, ये टेम्पररीली तुम बफर में रख लो या याद कर लो, और ये लिखते रहो, फ़िलहाल मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ। जब तुम ये लिख लो ये वाला पेज पूरा उसके बाद हैंड रेस करो या किसी तरीके से मुझे बुलाओ, पुकारो और बताओ कि ये वाला पार्ट मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट पेज मुझे पढ़ के सुनाओ या नेक्स्ट चंक ऑफ डेटा मुझे भेजो। तो उस दौरान क्या कर रहा है CPU या टीचर वेट नहीं कर रहा है स्टूडेंट का, और बार बार उससे ये नहीं पूछ रहा कि तुमने लिख लिया या नहीं लिख लिया या नहीं एंड सो ऑन। CPU बस एक बार उसको बता रहा है और उसको कह रहा है जब तुम कंप्लीट कर लो ना ये वाला पार्ट, तो मुझे इंटरप्ट करना या मुझे बता देना, और तब तक CPU या टीचर कोई और काम कर रहा है, यानी वो वेट नहीं कर रहा है, इट इज़ बिजी डूइंग अदर स्टफ यूजफुल, तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो दिस इज़ यू कैन से अ रियल वर्ल्ड एनालॉजी फॉर दिस इंटरप्ट ड्रिवन IO। और तीसरा जो तरीका है DMA वाला,
इसमें जैसे थोड़ी देर मैंने इंट्रो में बताया कि यूजुअली क्या होता है कि CPU डेलीगेट्स ट्रांसफ़र, डेलीगेट का मतलब है किसी और को असाइन कर देगा, कर देना कोई टास्क। तो एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगानी पड़ती है जिसको हम DMA कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। तो CPU क्या करता है, एड्रेस लाइक कहाँ से डेटा लेना है एंड साइज़ के कितना डेटा लेना है वो DMA कंट्रोलर को बता देता है, और उसके बाद वो फ्री हो जाता है और अपना काम कर रहा होता है कोई और। उसके बाद क्या होता है, DMA कंट्रोलर, रैम और IO डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। सो DMA handles data transfer directly, there is no involvement of CPU at all, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को कोई भी चीज़ चाहिए होगी, नेक्स्ट चंक ऑफ डेटा और ऑल दैट, तो वो DMA कंट्रोलर से कम्युनिकेट कर रहा होगा, फिर DMA कंट्रोलर रैम से लेके उसको दे रहा होगा, ये सारा कम्युनिकेशन इस तरह हो रहा होगा। और एंड में सिंगल इंटरप्ट क्या होगी, जब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाए या कोई एरर आ जाए मे बी, तो एंड में DMA कंट्रोलर ना CPU को एक बार जस्ट इंटरप्ट करता है, जस्ट उसको इन्फॉर्म के दिस ऑपरेशन हैज़ बीन परफॉर्म्ड, या यहाँ पे कोई एरर आया था, सक्सेसफुली नहीं हो सका परफॉर्म, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या है, इस दूसरी वाली इंटरप्ट ड्रिवन टेक्निक से भी बेहतर है, क्योंकि CPU इज़ कम्प्लीटली फ्री। जस्ट बिगिनिंग में वो इनिशिएट कर देता है ये प्रोसेस और डेलीगेट कर देता है टास्क DMA कंट्रोलर को, और एंड में DMA कंट्रोलर्स को बता देता है। तो एंड में हो सकता है कुछ क्लीन अप कोड CPU को रन करना हो, लाइक रजिस्टर्स वगैरह के स्टेटस वगैरह चेंज करने हों, या जो बसेस वगैरह यूज़ हो रही थी उनको फ्री कर देना एंड ऑल दैट, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कोई और डिवाइस वेट कर रही हो, क्योंकि लेट्स सपोज ना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था रैम से प्रिंटर की तरफ, तो डेटा बस हो सकता है बार बार यूज़ हो रहा हो, डेटा बस और एड्रेस बस एंड सो ऑन। तो जिस दौरान हो सकता है प्रिंटर उसको यूज़ कर रहा हो उन बसेस को, तो हो सकता है उसका उनका स्टेटस ना बिज़ी रखा जाए कि जस्ट टू इंडिकेट कि कोई और डिवाइस अगर उन बसेस को यूज़ करना चाहे तो CPU उनको कहेगा फ़िलहाल वेट करो, ये बिज़ी हैं बसेस। और एंड में अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया मे बी, तो हो सकता है उनका स्टेटस चेंज हो जाए कि वो अवेलेबल हैं एंड सो ऑन, ताकि कोई और दूसरी डिवाइसेस उनको यूज़ कर सकें एंड सो ऑन। तो रजिस्टर्स का स्टेटस या बसेस वगैरह का स्टेटस कोई इस तरह का एंड में क्लीन अप कोड हो सकता है CPU को रन करना हो जस्ट एंड में। तो शुरू में इन्वॉल्व होता है CPU जब वो इनिशिएट करता है ये ऑपरेशन, और एंड में इन्वॉल्व होता है जस्ट टू रन एनी क्लीन अप कोड एट द एंड। अदरवाइज CPU फ्री होता है, वो कोई और काम कर रहा होता है, सारा कम्युनिकेशन DMA कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान हो रहा होता है। तो दिस टेक्निक इज़ मच बेटर यू कैन से एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टू वंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि CPU जो है फ्री होता है और एक बार जस्ट इंटर होता है, बार बार उसकी तवज्जो इधर उधर नहीं जाती, ठीक है। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक अगर हम देखना चाहें तो वो ये है कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगाना पड़ता है हमें, ठीक है ना। दिस रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा एंड डेडिकेटेड DMA कंट्रोलर चिप, तो कॉस्ट वगैरह हो सकता है ज़्यादा हो। इसी तरह अगर कोई ऐसी सिचुएशन है लाइक एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जहाँ पे जगह कम है और कॉस्ट जो है कम रखना चाहते हैं आप, तो वहाँ पे हो सकता है DMA वाला ये आप ना कर सकें यूज़ बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ साइज़ एंड कॉस्ट एट्सेट्रा। और दूसरा ये भी होता है कि बस कंटेंशन होता है कि CPU एंड DMA कैन फाइट ओवर सिमल्टेनियस मेमोरी एक्सेस। जैसे मैंने कहा ना, हो सकता है कि DMA कंट्रोलर और IO डिवाइस जो बसेस यूज़ कर रही हों, तो उस दौरान जो CPU वो दूसरा वाला कोई टास्क कर रहा है, तो उस दौरान हो सकता है उसको भी बसेस की ज़रूरत पड़े मे बी यूज़ करने की, बिकॉज बसेस आपको पता है कि स्पेशली डेटा और एड्रेस बस वो लाइक एक ही होती हैं। एक से मुराद वो लाइक उसके अंदर वायर्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं डिपेंडिंग कि 16 बिट है या 32 बिट है, बट वो लाइक एक ही बस है, ऐसे नहीं है डेटा बस 4-5 हैं, डेटा बस एक ही होगी, तो एक वक्त में कोई एक ही डिवाइस उसको यूज़ कर सकती है। तो उस कंटेक्स्ट में आथर कह रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा ये इशू हो कि CPU और DMA हो सकता है एक वक्त में उनको दोनों को सेम बस यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, तो हो सकता है बीच में फिर वेट करना पड़े एंड ऑल दैट। तो ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा ड्रॉबैक है, अदरवाइज इट इज़ बेटर देन अर्लियर टू टेक्निक्स। और इसकी भी अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल वही कंटिन्यू करूं, तो DMA में भी कुछ इस तरह होगा, वही डिक्टेशन टीचर एंड स्टूडेंट वाली सिनारियो का एग्जांपल। तो यू कैन से कुछ इस तरह हो सकता है कि टीचर ना एक दूसरे स्टूडेंट को लाइक CR या मॉनिटर को बुला ले मे बी, और उसको बुक
थमा दे हाथ में और उसको बता दे कि यहाँ से ये वाले पेज से लेके इतना, क्योंकि दो चीज़ें बताता है एड्रेस एंड साइज़। तो हो सकता है वो उसको बता दे कि यहाँ से लेके आगे वाले जो 10 पेजेस हैं या 20 पेजेस हैं या 50 पेजेस हैं वो ना इन स्टूडेंट्स को डिक्टेट करके सुना दो और एंड में मुझे बता देना कि उन्होंने लिख दिया या नहीं। उसके बाद ना स्टूडेंट जो CR है और जो बाकी स्टूडेंट हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। टीचर यानी कि CPU बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं होता, वो अपना कोई और काम कर रहा होता है। ठीक है, तो बीच में हमने क्या कर लिया एक्स्ट्रा डिवाइस DMA कंट्रोलर इन्वॉल्व कर दिया, जो जिसको मैं यहाँ पे CR या मॉनिटर या कोई और बंदा कह रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ DMA बेस्ड इनपुट आउटपुट वर्क्स। इज़ इट क्लियर? ऑथर ना पीछे ये भी बता रहा है कि इंटरप्ट्स की ना कुछ टाइप्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना, ये इंटरप्ट ड्रिवन को थोड़ा आगे ऑथर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इंटरप्ट की टाइप्स जो है ना वो 4 बताई हैं ऑथर ने। क्लास 1 या टाइप 1 इज़ प्रोग्राम इंटरप्ट्स, क्लास 2 इज़ टाइमर, क्लास 3 इज़ IO एंड क्लास 4 इज़ हार्डवेयर फेल्यूर। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। So, program interrupt, it is triggered by a condition used by result of executing an instruction. For example, something went wrong unexpectedly, inside the computation itself. हो सकता है जैसे अर्थमेटिक ओवरफ्लो हो गया, लाइक आप डिवाइड बाय ज़ीरो कर रहे हैं या एक रजिस्टर का जितना साइज़ है उससे बड़ी वैल्यू अगर आप उसमें रखने की कोशिश कर रहे हैं तो अगेन एरर आ सकता है या इंटरप्ट आ सकता है। तो प्रोग्राम हो सकता है इन दैट केस इंटरप्ट जनरेट करे और CPU को बताएगा कि कोई गड़बड़ हुई है। फिर उस इंटरप्ट को देख के CPU फिर हो सकता है यूज़र को कोई मीनिंगफुल मैसेज दिखा दे। इसी तरह हो सकता है जैसे मैंने कहा डिवाइड बाय ज़ीरो हो गया, या जावा वगैरह में जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन टाइप चीज़ें आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है मेमोरी प्रोटेक्शन वायलेशन के हो सकता है एक प्रोग्राम को जो उसकी लीगल मेमोरी थी वो उसके अंदर नहीं, कहीं और किसी और जगह पे किसी दूसरे प्रोग्राम की मेमोरी एरिया में जाके वहाँ पे कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा हो, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो। तो अगेन ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो प्रोग्राम उधर गड़बड़ कर दे। तो एक प्रोग्राम अपनी उसको जो एलोकेटेड मेमोरी है उसी में रह के वो हो सकता है कि जो भी उसको करना है कोई वैल्यू चेंज करनी है, डिलीट करनी है, व्हाटएवर वो कर सकता है। किसी दूसरे प्रोग्राम की जगह पे जाके वो चेंज नहीं कर सकता। तो अगर कोई ऐसी कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो अगेन क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट जनरेट हो सकती है या प्रोग्राम इंटरप्ट जनरेट हो सकती है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो उसमें C++ में आप या C में पॉइंटर्स होते हैं और पॉइंटर के थ्रू आप जो है उसको प्लस प्लस करके माइनस माइनस करके आगे वाली मेमोरी लोकेशंस या पीछे वाली मेमोरी लोकेशंस की तरफ भी जा सकते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह आप प्लस प्लस करके वो प्रोग्राम जो है अपनी हद से ही बाहर चला जाए, उसकी जो वैलिड या लीगल बाउंड्री थी, और किसी और प्रोग्राम में चला जाए। लेट्स सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम रैम में ही होता है और आपका प्रोग्राम भी रैम में ही है। तो हो सकता है आपका प्रोग्राम OS का जो कोड पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सॉफ्टवेयर है, आपको पता है, वो हार्ड डिस्क से लोड होता है रैम में और फिर वहाँ से वो भी एग्जीक्यूट हो रहा होता है CPU की तरफ से, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो हो सकता है आपका प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एरिया में जाके और कुछ चेंज करने की कोशिश करे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो जाए मे बी, लेकिन ये नहीं करने दिया जाता और कोई इंटरप्ट या एक्सेप्शन टाइप चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह हो सकता है कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन कोई चलाने की कोशिश कर रहा हो जो वैलिड ना हो, इलीगल ना हो। तो इन ऑल दीज केसेस यू कैन से देयर कैन बी इंटरप्ट्स जनरेटेड, और उन इंटरप्ट्स को हम प्रोग्राम इंटरप्ट कहते हैं। दूसरी जो टाइप है वो टाइमर इंटरप्ट है। यूजुअली CPU के अंदर जो क्लॉक वगैरह होता है उसके थ्रू ये इंटरप्ट्स जनरेट होती हैं। हार्डवेयर टाइमर बिल्ट इनटू द प्रोसेसर फायर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो वो ये ना इंटरप्ट्स जनरेट कर रहा होता है, और इनका क्या काम होता है, these type of interrupts allow the
OS to maintain control, preventing any single program from running forever. यूजुअली स्पेशली आजकल के जो प्रोग्राम्स हैं ना, उनको हम मल्टीटास्किंग, सॉरी, आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं या कंप्यूटर होते हैं, इनको हम मल्टीटास्किंग वाले कहते हैं। उसका मतलब ये है कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क कर सकता है। और आपने भी इस तरह का काम किया होगा, मे बी गौर किया हो या ना, कि हो सकता है आप ब्राउज़र भी चला रहे हैं, आप कोई म्यूज़िक भी चला रहे हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट में काम भी कर रहे हैं मे बी, या पीछे कुछ डाउनलोडिंग भी चल रही है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल टास्क ना आप कर सकते हैं और करते हैं। आजकल के कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करते हैं कि यू कैन डू मल्टीटास्किंग। तो इस दौरान एक्चुअली क्या होता है, सीपीयू एक वक्त में एक्चुअली में एक ही काम कर सकता है, लेकिन वो यूज़र को इस तरह दिखाया जाता है काइंड ऑफ कि देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स बीइंग एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, बट एक्चुअली एट द वेरी low level CPU can perform or execute only single program at a particular specific time. तो पीछे एक्चुअली क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही होती है। सीपीयू ना कुछ नैनो सेकंड्स के लिए या माइक्रो सेकंड्स के लिए हो सकता है एक प्रोग्राम चला रहा हो, फिर हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम ना उनको सारे प्रोग्राम्स को ना फिक्स टाइम दे दे कि 5-5 ना माइक्रो सेकंड हर किसी प्रोग्राम को मिलेंगे, या एक माइक्रो सेकंड हो सकता है मिले। जैसे यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि 1 माइक्रो सेकंड हो सकता है ब्राउज़र को दिया जाए, फिर जब वो 1 माइक्रो सेकंड ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये टाइमर जो क्लॉक होता है ये एक इंटरप्ट जनरेट करेगा तो इंडिकेट कि इसका टाइम ना ख़त्म हो गया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पीछे क्यू बनती है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होता है ना आपने डेटा स्ट्रक्चर वाले कोर्स में। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस क्यू में जो दूसरा प्रोग्राम या दूसरे नंबर पे जो प्रोग्राम होता है उसका कोड लेता है, थोड़ा सा चंक, और उसको ना फिर 1 माइक्रो सेकंड के लिए ना सीपीयू उसको असाइन कर देता है। यानी सीपीयू को कहता है कि अभी तुम ये ब्राउज़र वाला काम नहीं, ये म्यूज़िक प्लेयर का जो कोड है ना इसको चलाओ। तो वो 1 माइक्रो सेकंड तक या 2 माइक्रो सेकंड तक डिपेंड्स एक्चुअली। ठीक है, इस केस में हम 1 माइक्रो सेकंड अज्यूम कर रहे हैं, तो वो उनको चलाएगा। फिर अगेन क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये टाइमर अगेन ट्रिगर होगा, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि उसको भी काइंड ऑफ उससे भी सीपीयू छीन लेगा काइंड ऑफ, और जो तीसरा टास्क था क्यू में उसको वो दे देगा सीपीयू को, और कहेगा सीपीयू को कि अभी तुम ना ये जो वर्ड प्रोसेसर है या नोट पैड है इसका कोड एग्जीक्यूट करो। जी जी, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम की ना अपनी वो होती है, यू कैन से रूल होता है, और डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं उनके बेसिस पे करता है। कहीं पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होता है, ये यूजुअली पहले यूज़ होता था कि लाइक एक जो प्रोग्राम पहले आया, पीछे क्यू बनती है जैसे मैंने बताया ना आपको, तो उस क्यू में जो पहले आया अब वो पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही दूसरा चलेगा, और उसके बाद तीसरा एंड सो ऑन। तो ये पहले शायद ओल्डर कंप्यूटर्स में या ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस तरह यूज़ होता था। लेकिन इसका ड्रॉबैक है कि एक प्रोग्राम अगर काफ़ी सारा टाइम ले रहा है तो दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं ना वो उनको वेट करना पड़ेगा काइंड ऑफ। और फिर दूसरे एल्गोरिथम्स भी होते हैं, जैसे राउंड रॉबिन एक होता है, बहुत कॉमन यूज़ होता है। उसमें ये होता है कि वो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम ना उनको दे देता है कि हर इतना बस फिक्स अमाउंट है। जैसे यहाँ पे भी जो एग्जांपल दिखाई दी गई है ना, ये राउंड रॉबिन है कि एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ टाइम ना हर किसी को दिया जाए कि इतने टाइम के लिए जितना भी टास्क तुम्हारा हो गया उसके बाद सीपीयू तुमसे छीन लिया जाएगा और उसको क्यू की एंड में लगाया जाएगा। फिर दूसरा टास्क चलेगा थोड़ी देर के लिए, फिर अगर वो कंप्लीट हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ उसको भी एंड में लगाया जाएगा क्यू की, और फिर तीसरा प्रोग्राम चलेगा, और उस फिक्स टाइम में अगर वो कंप्लीट हो गया तो गुड, अदरवाइज उसको भी क्यू की एंड में लगाया जाएगा। ये अगर आपको याद हो, आपने डेटा स्ट्रक्चर में ना सर्कुलर क्यू पढ़ा था, एक डेटा स्ट्रक्चर याद है? तो यहाँ पे वो यूज़ होता है सर्कुलर क्यू, इसको रिंग बफर भी कहते हैं, मे भी नाम याद आ रहा हो आपको। ओके, सो ये हो गई आप कह सकते हैं दूसरी एग्जांपल टाइमर इंटरप्ट की, और तीसरी टाइप जो है इंटरप्ट आईओ इंटरप्ट्स की है। ये हमने अगर आपको याद हो तो पहले कर लिया है डिस्कस, वो सारा इंटरप्ट ड्रिवन आईओ जो किया था ना हमने।
ये आयो जो कैटेगरी है इंटरप्ट की, उसकी आ जाती है उसमें। कि यूजुअली क्या होता है कि जब सीपीयू कोई इनपुट आउटपुट काम कर रहा होता है, तो कोई टास्क असाइन करके सीपीयू कोई और काम कर रहा होता है, तो आईओ डिवाइस का जो कंट्रोलर होता है, इट सेंड्स अ सिग्नल टू द सीपीयू व्हेन समथिंग नोट वर्दी हैपेंस। लाइक उसने चंक ऑफ डेटा वो प्रिंट कर दिया, या मे बी रिसीव किया या स्टोर किया इन केस ऑफ हार्ड डिस्क वगैरह, तो फिर वो उसको इंटरप्ट करेगा सीपीयू को और कहेगा नेक्स्ट चंक भेजो एंड सो ऑन। या मे बी अगर एरर भी आ जाए मे बी, तो उस केस में भी हो सकता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू को इंटरप्ट कर दे, जैसे यहाँ पे भी मेंशन है। तो नॉर्मल कंप्लीशन हो सकती है, लाइक आई फिनिश द ऑपरेशन यू आस्क फॉर, लाइक प्रिंटर इज टेलिंग सीपीयू दैट इट हैज़ कंप्लीटेड द टास्क। या हो सकता है हार्ड डिस्क में डेटा कुछ हमने राइट किया या रीड किया, या नेटवर्क से डेटा कुछ आ रहा था, तो वो हार्ड डिस्क का जो कंट्रोलर होता है या नेटवर्क कार्ड जो होता है, वो फिर सीपीयू को इंटरप्ट करेंगे कि ये इतना चंक ऑफ डेटा आ गया है, या जो भी टास्क था वो कंप्लीट हुआ, अभी नेक्स्ट बताओ, या पूरा कंप्लीट हो गया एंड ऑल दैट। दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है इन बिटवीन कोई और सर्विस, उस डिवाइस को किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ रही हो, उस लाइक मे बी प्रिंटर में आस्क टू गिव मी मोर डेटा एंड सो ऑन, उसका जो बफर था वो एम्प्टी हो गया एंड ऑल दैट। और तीसरा एरर का केस भी हो सकता है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह की केस में ये आईओ इंटरप्ट्स होती हैं। और चौथा जो टाइप है इंटरप्ट्स का, इट इज़ हार्डवेयर। एक्चुअली हार्डवेयर जो इंटरप्ट्स होती हैं, लाइक पावर फेलियर हो गया, रैम में ही कोई गड़बड़ आ गई, या हार्ड डिस्क या किसी भी फिज़िकल हार्डवेयर में कोई गड़बड़ हो गई, तो उस केस में फिर वो हार्डवेयर डिवाइस वो इंटरप्ट जनरेट कर सकती है, और सीपीयू को हो सकता है बताया जाए कि फ़लाँ एरर हुआ है या ये वाला मसला हो गया है। तो ब्रॉडली यू कैन से सारी जितनी भी इंटरप्ट्स हैं वो इन 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। क्लियर? और यहाँ पे वही चीज़ बताने की कोशिश की है जो हम पहले कर चुके हैं डिस्कस, कि इंटरप्ट ड्रिवन आईओ जो है वो यूजुअली बेहतर माना जाता है। अगेन डीएमए उससे भी बेहतर है, लेकिन प्रोग्राम्ड आईओ के मुकाबले में अगर हम देखें तो इंटरप्ट ड्रिवन आईओ बेहतर है, बिकॉज सीपीयू बहुत फास्ट है और आईओ डिवाइसेस बहुत स्लो हैं। तो जो पहली टेक्निक थी बिजी वेटिंग वाली या प्रोग्राम्ड आईओ वाली, उसमें सीपीयू बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहा होता है। ओके, सो अगेन आई थिंक यहाँ पे भी ना वही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि सीपीयू जो है वो बहुत फास्ट होता है, और एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो, यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से मुराद यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, जो भी आईओ डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क वगैरह, वो बहुत स्लो हैं। तो इसलिए फिर इंटरप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि सीपीयू तो फास्ट है और वो सीक्वेंशियल है यूजुअली, और आउटर वर्ल्ड जो है ना वो एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि वहाँ पे वो फिक्स्ड टाइम पे क्या कहते हैं कि काम नहीं हो रहा होता या डेटा नहीं आ रहा होता एंड सो ऑन। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसे काम नहीं करती कि लाइक हर 10 मिली सेकेंड्स के बाद वो नेक्स्ट डेटा की रिक्वेस्ट करें एंड ऑल दैट। वो एसिंक्रोनस है, लाइक वहाँ पे डेटा किसी फिक्स टाइमिंग या सिंक्रोनाइजेशन से नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन सीपीयू जो है ना वो सीक्वेंशियल और सिंक्रोनस होता है, यूजुअली क्लॉक साइकिल से वो सिंक्रोनाइज होता है। तो अगेन वही बताने की कोशिश की जाती है कि जा रही है कि सीपीयू एक तो फास्ट है और दूसरा सिंक्रोनस है, या फिक्स टाइम पे वो काम कर रहा होता है, काइंड ऑफ जो क्लॉक साइकिल वगैरह होता है इंटरनली। लेकिन आउटर वर्ल्ड जो है ना वो एसिंक्रोनस और अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि यूज़र हो सकता है कभी भी कोई कीबोर्ड से की प्रेस कर दे, और दूसरी जो है बहुत देर के बाद करे, तीसरी जो है बहुत क्विकली करे। तो हर बार की जब भी प्रेस हो रही होगी पीछे इंटरप्ट जा रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरह माउस क्लिक हो गया एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इंटरप्ट इसलिए भी हम यूज़ करते हैं कि आउटर वर्ल्ड जो है या एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, दे आर एसिंक्रोनस एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो जब कभी भी किसी डिवाइस को ज़रूरत पड़ती है ना सीपीयू की अटेंशन की, तो वो इंटरप्ट्स यूज़ करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, डीएमए अगर मैं कह रहा हूँ ना कि आजकल यूज़ होता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरप्ट्स बिल्कुल ही यूज़ नहीं होती।
इंटरप्ट्स अभी भी यूज़ होती हैं डिफरेंट कामों के लिए। लाइक कभी भी किसी भी डिवाइस को कोई सीपीयू की तवज्जो चाहिए होती है एंड सो ऑन, तो वो इंटरप्ट्स यूज़ करती हैं अभी भी, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है डिवाइसेस को ना। फॉर एग्जांपल किसी डिवाइस को कोई बस यूज़ करनी है तो वो अगेन सीपीयू को रिक्वेस्ट करेगी मुझे फ़लाँ बस यूज़ करनी है, ठीक है ना। और फिर सीपीयू देखेगा कि वो अगर फ्री है तो वो दे देगा, उसको नहीं है तो उसको कहेगा वेट करो इन ऑल दैट, ठीक है ना। इसी तरह हमने एग्जांपल डिस्कस की थी ना कि सीपीयू और मे बी रैम के दरमियान डेटा ट्रेवल होता है, तो हो सकता है रैम ना रिसीव करके डेटा और सीपीयू को इंटरप्ट भेज दे एक्नॉलेजमेंट का कि डेटा मेरे पास पहुंच गया, थैंक यू फॉर सेंडिंग इट, ठीक है। इसी तरह हो सकता है सीपीयू जब या हो सकता है रैम जो है ना डेटा सेंड कर रही हो सीपीयू को, तो वो डेटा बस पे डेटा रख के और सीपीयू को इंटरप्ट करे मे बी कि मैंने डेटा रख दिया है तुम्हारी तरफ आ रहा है काइंड ऑफ। और फिर हो सकता है सीपीयू उसको रिसीव करके और एक्नॉलेजमेंट का रिस्पांस देते कि मैंने डेटा रिसीव कर दिया एंड ऑल दैट। तो इंटरप्ट्स अभी भी यूज़ होती हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिवाइसेस कैन यूज़ इंटरप्ट्स टुडे एज वेल। अच्छा, पीछे कोई सवाल था? ये ना हम आगे डिस्कस करेंगे, आई थिंक नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में ना है, इसको हम मल्टीपल इंटरप्ट्स कहते हैं। शॉर्ट आंसर में जल्दी से बता रहा हूँ बट डिटेल में आगे हम करेंगे डिस्कस। शॉर्ट आंसर ये है कि दो तरीके से ना ये चीज़ या ये सिचुएशन हैंडल की जाती है। एक को हम कहते हैं काइंड ऑफ सीक्वेंशियल तरीका, और दूसरा जो होता है वो नेस्टेड होता है। तो सीक्वेंशियल में ये होता है कि सीपीयू इंटरप्ट्स को ना डिसेबल कर देता है। तो एक इंटरप्ट अगर चल रही है ना तो उस दरमियान अगर कोई दूसरी आ गई तो सीपीयू उसको इग्नोर कर देगा और जो पहले काम कर रहा था ना वो कंप्लीट करेगा। और उसके बाद जो इन बिटवीन अगर कोई इंटरप्ट आई है ना तो दे विल बी स्टोर्ड इन अ क्यू, वेटिंग क्यू टाइप थिंग। और फिर जो करंट या पहले इंटरप्ट सीपीयू चला रहा था वो जब ख़त्म हो जाएगी फिर वो एक काइंड ऑफ चेक करता है कि क्यू में कोई और इंटरप्ट तो नहीं है, अगर हैं तो उनको अगेन वन बाय वन चलाएगा, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है उसको हम कहते हैं नेस्टेड। नेस्टेड इन द सेंस के हो सकता है एक डिवाइस एक डिवाइस ने इंटरप्ट दी और सीपीयू उसको लाइक हैंडल कर रहा होता है एंड सो ऑन, और उसी दरमियान कोई और इंटरप्ट आ गई हो सकता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो मे बी। तो उस केस में फिर सीपीयू क्या करता है कि पहले इंटरप्ट को बीच में ही छोड़ देता है काइंड ऑफ, जितना किया था एटलीस्ट उतना लाइक करेगा, और जहाँ पे था अभी उसकी वो स्टेट या काइंड ऑफ लोकेशन एंड ऑल दैट वो सेव करेगा कि मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, अभी नेक्स्ट ना वहाँ से करना है एंड ऑल दैट। और उसके बाद फिर वो जो नई इंटरप्ट आई है उसको चलाएगा पहले, और फिर जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो वापस चला जाएगा जो दूसरी इंटरप्ट थी उसकी तरफ। और ये आगे है स्लाइड्स में ना, आथर ने इसका किया है जिक्र। ओके, सो यहाँ पे फिर ना इंटरप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने। ये वाला पार्ट आई थिंक बुक में या स्लाइड्स में नहीं है, बट मैंने यहाँ पे ऐड किया है कुछ कंटेंट ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि पीछे एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है। सो इंटरप्ट की काइंड ऑफ डेफिनेशन ये है कि इट्स अ सिग्नल, मे बी यू कैन से विच इज़ यूज्ड बाय डिवाइसेस, और कभी कभी प्रोग्राम भी इंटरप्ट जनरेट कर सकता है जैसे हमने पीछे देखा। व्हेन समथिंग नीड्स द अटेंशन ऑफ सीपीयू, ठीक है ना, वो सीपीयू को इंटरप्ट करते हैं और उसको कहते हैं कि वी नीड योर अटेंशन। या तो ये काम हुआ है, लाइक कोई एरर आया है या कोई मसला हुआ है, या उसको कहते हैं हमें ये काम करवाना है या ये चीज़ की ज़रूरत है, किसी डिवाइस की ज़रूरत है, किसी बस की ज़रूरत है एंड ऑल दैट। तो इट इज़ एक्चुअली अ सिग्नल, यू कैन से इट्स अ हार्डवेयर सिग्नल, कैन बी अ सॉफ्टवेयर एज वेल, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऑथर ने हार्डवेयर वर्ड यूज़ किया है। सेंड टू द सीपीयू बाय डिवाइसेस, or maybe a program can also generate interrupts to get the attention of CPU. It requests the CPU to stop its current task, deal with the requesting event and then resume what it was already doing. तो usually इस तरह काम हो रहा होता है जब interrupt होती है ना,
तो CPU जो ऑलरेडी काम कर रहा था वो उसको काइंड ऑफ स्टॉप या पॉज कर देता है, जितना किया था उतना लाइक उसके आगे वाला जो एड्रेस है या जितना पार्ट रिमेनिंग है उसका वो काइंड ऑफ नोट करता है कि यहाँ से मुझे दोबारा रिज्यूम करना है, तो उसको छोड़ देता है। फिर जो इंटरप्ट आई है उसको देखेगा और उसको हैंडल करेगा। अगेन ये हैंडल से क्या मुराद है हमारी, ये हम आगे डिटेल में कर रहे हैं डिस्कस। और जब वो इंटरप्ट हैंडल हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि CPU अगेन रिज्यूम करता है ओरिजिनल टास्क जो इंटरप्ट से पहले कर रहा था। ठीक है, तो दिस इज़ यू कैन से अ जनरल ओवरव्यू। ठीक है ना। और ये जो वाला पार्ट है हैंडल इंटरप्ट, ये क्या हो रहा होता है इसके दरमियान, तो ये हम आगे कर रहे हैं डिटेल में डिस्कस। ठीक है, सो अगेन आई थिंक वही चीज़ काइंड ऑफ बताने की कोशिश की गई है कि CPU को इंटरप्ट आती है, देयर आर डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन ऑन द CPU, और हो सकता है कि डिफरेंट तरह के इंटरप्ट्स हों तो उनका डिफरेंट पिन्स हो सकती हैं या डिफरेंट बसेस वगैरह वायर्स वगैरह के थ्रू डिफरेंट इंटरप्ट्स आ सकती हैं। ठीक है, सो एक इंटरप्ट कंट्रोलर डिवाइस भी होती है, वो काइंड ऑफ आल्सो इन्वॉल्व होती है। फिर बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस इंटरप्ट जनरेट कर सकती हैं। फिर इंटरप्ट कंट्रोलर एक्चुअली चेक करता है कि वो किस डिवाइस की इंटरप्ट है, क्योंकि इंटरनली ना उनके आप कह सकते हैं नंबर्स होते हैं काइंड ऑफ। अगेन जिस तरह अगर आपको याद हो int 21H जो हम यूज़ करते हैं वो एक नंबर होता है। इस तरह कोई और इंटरप्ट है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से हम की प्रेस कर रहे हैं, उसका कोई और नंबर होगा इन ऑल दैट, तो वो उस नंबर से काइंड ऑफ पहचानी जाती हैं और फिर अकॉर्डिंगली ना वो एग्जीक्यूट होती हैं। एक्चुअली हर इंटरप्ट के अगेंस्ट ना एक कोड होता है, काइंड ऑफ बिल्ट इन कोड होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा होता है। ये आगे वाली स्लाइड्स में भी मेंशन है। तो जब कोई इंटरप्ट आती है तो उसको देखा जाता है कि कौन सी इंटरप्ट आई है। फॉर एग्जांपल नंबर 7 है इंटरप्ट का, लेट सपोज, और 7 जो है लेट सपोज कीबोर्ड की इंटरप्ट है, तो फिर उस 7 इंटरप्ट का कोड ना रैम में कहीं फिक्स जगह पे पड़ा होगा, जहाँ पे एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल होता है, उसमें उसके अंदर फिक्स जगह पे कहीं पड़ा हुआ होगा। तो CPU फिर वहाँ पे जाता है काइंड ऑफ, और वहाँ पे जो कोड पड़ा हुआ है उसको चलाता है। उसको ना हम कहते हैं इंटरप्ट हैंडलर, जो पीछे यहाँ पे बताया जा रहा है ना, इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं हम, या इसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी कहते हैं हम, ISR उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो वो एक बिल्ट इन फंक्शन है यू कैन से। और इंटरप्ट आती है तो CPU यू कैन से ना कोई बिल्ट इन कोड चलाता है, और उस कोड में ना वो काम काइंड ऑफ हो रहा होता है जिस भी तरह की इंटरप्ट है। ठीक है ना, उस मुताबिक वो अकॉर्डिंगली काम हो रहा होता है। तो अगर इंटरप्ट है मे बी लाइक प्रिंटर को डेटा सेंड करना में भी, तो उसका लाइक अलग कोड होगा कि प्रिंटर को डेटा सेंड भी एक्चुअली कैसे होता होगा, लो लेवल कोई ना कोई काम हो रहा होगा ना। इसी तरह अगर हो सकता है इंटरप्ट है हार्ड डिस्क पे डेटा सेव करो, तो उसका अगेन अलग कोड होगा कि हार्ड डिस्क की तरफ डेटा कैसे जाता है और कैसे सेव होता है एंड दैट। तो हर इंटरप्ट के अगेंस्ट यू कैन से एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल होता है जिसको हम इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं या इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी कहते हैं। तो डिवाइसेस रेज इंटरप्ट लाइन, अगेन किसी स्पेसिफिक लाइन को ना या बस को या वायर को वो उस पर सिग्नल हाई करती हैं, तो वहाँ से सिग्नल जाता है। फिर कंट्रोलर जो है वो CPU को बताता है कि फलां टाइप की इंटरप्ट आई है दैट। फिर CPU चेक्स वोल्टेज एट द एंड ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन साइकिल, और यूजुअली ये होता है कि जो करंट काम हो रहा होता है CPU उसको कंप्लीट करके फिर जो नेक्स्ट साइकिल होगी उसकी शुरुआत में देखता है कि कोई इंटरप्ट वेट तो नहीं कर रही, तो उसकी जो इंटरप्ट की कोई पिन है अगर उस पर हाई वोल्टेज है तो CPU समझ जाएगा कि कोई इंटरप्ट ना वेट कर रही है, तो वो उसको देखेगा से मतलब है देखेगा उसका नंबर क्या है और उसके अगेंस्ट कोड कौन सा है और रैम में कहाँ पड़ा हुआ है, और फिर उसको वो एग्जीक्यूट करेगा इन ऑल दैट, जो आगे भी मेंशन है। तो जनरली पीछे वर्किंग इस तरह होती है कि जो करंट इंस्ट्रक्शन है वो CPU पहले कंप्लीट करता है, बीच में ही नहीं जाता जनरली। ठीक है, और
करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट्स बिफोर द इंटरप्ट एक्नॉलेज, उसके बाद वो एक्नॉलेज करता है सीपीयू ना कि हाँ इंटरप्ट मैंने ले ली या रिसीव कर ली। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना, हो सकता है डिवाइस बार बार उसको सिग्नल दे रही हो, लाइक प्रिंटर हो सकता है उसको कह रहा हो, या कोई और डिवाइस कि मुझे ना ये काम करवाना है, ये काम करवाना है, हो सकता है कंटिन्यूसली उसको इंटरप्ट कर रही हो। तो यूजुअली सीपीयू ना एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई सुन लिया मैंने, अब मैं उसको देख रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ। तो एक्नॉलेजमेंट से मतलब ये है यहाँ पे। सो सीपीयू नेवर अबंडन्स एन इंस्ट्रक्शन हाफ वे, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, करंट इंस्ट्रक्शन चल रही होती है, उसके बाद वो सीपीयू देखता है कोई इंटरप्ट है तो उसको एक्नॉलेज करेगा, ठीक है। देन सीपीयू क्या करता है, स्टेट्स सेव करता है और स्विच करता है, जो पहले काम कर रहा था उससे स्विच करता है, जो इंटरप्ट का हैंडलर है, जो आईएसआर जिसकी मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले, उसको चलाता है, बिल्ट इन जो फंक्शन होता है। सो सीपीयूज फुल स्टेट इज सेव्ड बिफोर जंपिंग टू द हैंडलर। तो काइंड ऑफ ना, जो भी जैसे हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाते हैं ना, तो जो पीछे स्टैक में वैल्यू सेव होती हैं रजिस्टर्स की और लोकल वेरिएबल्स की, रिटर्न एड्रेस एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ कर रहा होता है सीपीयू। सो एवरी रजिस्टर वैल्यू फ्लैग, वो सारी चीज़ें स्टैक पे पुश होती हैं और सेव कर देता है काइंड ऑफ। और उसके बाद सीपीयू जो है वो इंटरप्ट हैंडलर या जो उस इंटरप्ट का जो बिल्ट इन कोड है वो चलाता है, और फिर स्टेट रिस्टोर करता है। जब इंटरप्ट कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, स्टैक से वो सारी वैल्यूज़ ना पॉप करता है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, फ्लैग्स की, कोई और रजिस्टर्स की, और जहाँ पे सीपीयू पहले था और इंटरप्ट आई थी, तो वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रखा जाएगा, और फिर वो जहाँ पे प्रोग्राम छोड़ा था काइंड ऑफ सीपीयू ने प्रीवियस, वहाँ से वो रिज्यूम कर देगा काइंड ऑफ, ठीक है। सो व्हेन द हैंडलर फिनिशेस द फुल स्टेट इज़ रिस्टोर्ड, स्टैक से वो वैल्यू पॉप करके एक्सट्रैक्ट करके और यूज़ की जाती है, एंड सीपीयू रिज्यूम्स एज इफ नथिंग हैपेंड। ओके, सो यहाँ पे ना फिर आईएसआर का भी जिक्र किया है मैंने कि इसको हम इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं या आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटीन। और रूटीन मैंने पहले बताया ना आपको कि रूटीन जो है ना हम फंक्शन को कहते हैं, या एक फंक्शन को हम फंक्शन भी कहते हैं, रूटीन भी कहते हैं, सब रूटीन भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं, प्रोसीजर भी कहते हैं, ये सारे नाम हैं इसके काइंड ऑफ। तो यहाँ पे भी रूटीन वर्ड से ही ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बिल्ट इन फंक्शन होता है एक्चुअली, और जो कि लाइक हमने नहीं लिखा होता ऑपरेटिंग सिस्टम में, या वहाँ पे लिखा हुआ होता है, उसका कोड ऑलरेडी रिटन होता है और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। तो कोई इंटरप्ट आती है, सीपीयू प्रीवियस काम जो है उसको पॉज करता है, स्टेट सेव करता है, और फिर उसका इंटरप्ट का नंबर देखता है, और उस नंबर के अगेंस्ट ना एक काइंड ऑफ टेबल होती है जिसको हम आई थिंक इंटरप्ट वेक्टर टेबल, कुछ इस तरह का टर्म यूज़ होता है। वहाँ पे ना एंट्री होती है कि अगर नंबर 1 है, लेट सपोज 1 नंबर इंटरप्ट, उसका एड्रेस ना रैम में फला जगह पर है। 2 नंबर इंटरप्ट, उसका एड्रेस ना रैम में फला जगह पर है। 3 नंबर इंटरप्ट, उसका एड्रेस रैम में फला जगह पे। तो जो भी नंबर होगा सीपीयू इस टेबल में पहले देखेगा कि इस नंबर के अगेंस्ट जो उसका फंक्शन है उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पर है रैम में। फिर उस एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर में रखा जाएगा, और फिर प्रोग्राम काउंटर जो है सीपीयू को बताता है कि नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है। तो फिर सीपीयू उस जगह से रैम में से वो कोड जो है 1 बाय 1 लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो दिस इज़ एक्चुअली अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और अ बिल्ट इन फंक्शन इन मेमोरी रिटन टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंटरप्ट टाइप, ठीक है। हर इंटरप्ट के अगेंस्ट ना उसका अपना अलग आईएसआर होता है या अपना बिल्ट इन फंक्शन होता है। सो इट इज़ मशीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिंग लाइक अदर कोड, एनी अदर कोड। तो यूजुअली क्या होता है कि ये टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक इंटरप्ट, ये हर इंटरप्ट के लिए अलग अलग होता है, कोई कॉमन नहीं है। हर इंटरप्ट का अपना और स्पेसिफिक ही कोई कोड होगा, और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो इंटरप्ट वेक्टर टेबल IVT एक टेबल होता है उसमें होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि IVT कुछ इस तरह की टेबल होगी कि इंटरप्ट का नंबर होगा, तो टेबल में वो नंबर होगा एंट्री, और उसके आगे स्टार्टिंग एड्रेस। क्योंकि एक फंक्शन के अंदर बहुत सारा कोड हो सकता है ना, तो वो सारा एड्रेस नहीं होता
जस्ट स्टार्टिंग एड्रेस होता है कि वो फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फिर वो आगे 1 बाय 1 चलेगा और एंड में जब रिटर्न होगा लिखा हुआ तो वो उसके बाद फिर वो जो है इंटरप्ट हैंडलर का कोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है और फिर इंटरप्ट काइंड ऑफ ख़त्म हो जाती है एंड सो ऑन। सो इंटरप्ट वेक्टर टेबल में वो होता है एंट्रीज होती हैं कि हर इंटरप्ट का नाम नंबर और उसके अगेंस्ट उसका स्टार्टिंग एड्रेस कि रैम में किस जगह पर उस इंटरप्ट का जो फंक्शन पड़ा हुआ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पर है, ठीक है, एंड ऑल दैट। और आखिर में हर इंटरप्ट का जो ये फंक्शन है उसकी एंड में ना रिटर्न की इंटरप्ट होती है, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन होती है जो सीपीयू को बताती है कि ये इंटरप्ट अब ख़त्म हो गई और अब तुम जो पहले काम कर रहे थे वो रिज्यूम कर सकते हो एंड ऑल दैट। और कल वाली वीडियो अगर आप में से किसी ने देखी हो, वो भी प्रोसीजर से रिलेटेड थी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जब हम कोई असेंबली में प्रोसीजर बनाते हैं तो एंड में ना रिटर्न RET एक स्टेटमेंट होती है या इंस्ट्रक्शन होती है, वो हम ज़रूर लिखते हैं। तो वो काइंड ऑफ सीपीयू को बताती है कि करंट जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो गया और जो पहले तुम काम कर रहे थे वो चलाना शुरू करो। तो ये कुछ बिल्कुल उसी तरह ही हो रहा होता है। और these are there are interrupt service routines और handlers for every type of interrupt। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या जितनी भी भले सॉफ्टवेयर टाइप की इंटरप्ट हों, उन सब के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन दिया जाता है। तो जब भी वो इंटरप्ट आती है तो वो वाला कोड चलता है और सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करता है और वो वाला काम हो जाता है। इज़ इट क्लियर? यूजुअली ये रैम में होता है ISR, जैसे मैंने कहा कि रैम में रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग जगह दी जाती है और जो यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं लाइक ब्राउज़र या इस तरह की चीज़ें उनके लिए अलग जगह रिज़र्व की जाती है। तो इंटरप्ट्स जो हैं वो जो सिस्टम मेमोरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट उसके अंदर कहीं होती हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी जो हैं वो रैम में लोड हो जाती हैं ये भी, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है जब इंटरप्ट आती है तो सीपीयू अगेन जो पहले काम कर रहा होता है वो उसकी स्टेट सेव करेगा और उसके बाद इंटरप्ट का नंबर देखेगा कि कौन सी इंटरप्ट आई है। हो सकता है कीबोर्ड की इंटरप्ट का नंबर 1 हो और जो हार्ड डिस्क है उसका नंबर 14 हो और जो टाइमर इंटरप्ट पिछली कुछ स्लाइड्स में हमने डिस्कस की हो सकता है उसका नंबर 32 हो। पॉइंट इज़ के हर इंटरप्ट का अलग नंबर होता है, उस नंबर से वो आइडेंटिफाई करता है सीपीयू की कौन सी इंटरप्ट आई है और उसका कोड कहाँ पर होगा वो इस इंटरप्ट वेक्टर टेबल से वो देखता है, ठीक है। डिवाइसेस सेंड अ यूनिक डिवाइस स्पेसिफिक नंबर और इंटीजर अलॉन्ग द बस टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, यानी वो सीपीयू को काइंड ऑफ अपना नंबर बताती हैं जिससे सीपीयू को पता चलता है कि ये किसने इंटरप्ट भेजी है और ये इसका कोड कहाँ पड़ा हुआ है और उसको फिर वो एग्जीक्यूट करता है। तो फिर स्टेप क्या होता है 2, पहला स्टेप तो क्या होता है कि नंबर सीपीयू देखता है कि कौन सी इंटरप्ट है और दूसरा स्टेप क्या होता है कि काइंड ऑफ हैंडल करता है उसको। हैंडल से अगेन मुराद ये है कि जैसे मैंने कहा ना इंटरप्ट वेक्टर टेबल होती है, डेटा स्ट्रक्चर लुकअप एरे या हैश टेबल टाइप चीज़ होती है जो कि फिक्स और वेल नोन एड्रेस पे होती है। ये सीपीयू को पता होता है कि क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब रैम में लोड किया जाता है ना तो एक फ़िक्स जगह पे उसको रखा जाता है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो सीपीयू को ऑलरेडी पता होता है। तो उस टेबल में जाएगा सीपीयू और वो देखेगा कि अगर फला नंबर है लाइक 0 है तो ये जो 0 वाला यू कैन से नंबर है इंटरप्ट नंबर, ये हो सकता है डिवाइड बाय 0 जो इंटरप्ट है ना उसका कोड यहाँ पे होगा। तो उस कोड का अगेन उस फंक्शन का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। फिर उस स्टार्टिंग एड्रेस को सीपीयू प्रोग्राम काउंटर में रखेगा और फिर वहाँ से सीपीयू जो है वो
वन बाय वन इंस्ट्रक्शन लेगा और फिर डिकोड एंड एग्जीक्यूट एंड ऑल दैट, जो भी इंस्ट्रक्शन साइकिल में स्टेप्स होते हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए वो चलते रहेंगे, ठीक है ना। और हो सकता है अगर नंबर 2 हो तो जो 2 नंबर यू कैन से इंडेक्स है या एंट्री है, वहाँ पर हो सकता है जो टाइमर इंटरप्ट है उसका बिल्ट इन फंक्शन वहाँ पर उसका एड्रेस पड़ा हुआ हो, फिर वो एड्रेस सीपीयू लेगा और प्रोग्राम काउंटर में रखेगा और वहाँ से फिर वन बाय वन इंस्ट्रक्शन चलाएगा एंड सो ऑन। तो यू कैन से एक तरह की हैश टेबल या एरे टाइप बना हुआ होता है कि इंटरप्ट नंबर होता है या वेक्टर जिसको कहा जाता है, और उसके आगे उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, यानी उस इंटरप्ट का जो बिल्ट इन फंक्शन पड़ा हुआ है उस बिल्ट इन फंक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस के रैम में वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो एड्रेस इस तरह एंट्री होती है इसमें इंटरप्ट वेक्टर टेबल में, आईवीटी में, ठीक है। एवरी एंट्री इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन। और फिर तीसरा स्टेप क्या होता है कि एक्चुअली वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, एक्चुअली इंटरप्ट एग्जीक्यूट्स। सो वो आईवीटी से वो लेगा इंटरप्ट एड्रेस और फिर वो प्रोग्राम काउंटर में रखा जाता है, प्रोग्राम काउंटर में वो एड्रेस रखा जाएगा और वहाँ से एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होगी, डिकोड होगी और एग्जीक्यूट होगी एंड ऑल दैट, जो भी स्टेप्स हैं वो सारे होंगे, ठीक है ना। सो हो सकता है दिस इज़ काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रैम के उसमें कुछ पोर्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया जाएगा और उसी सिस्टम मेमोरी में कुछ पोर्शन जो है वो आईवीटी को दिया जाएगा और कुछ पोर्शन जो है वो यूज़र प्रोग्राम्स के लिए होगा एंड ऑल दैट। तो यूजुअली क्या होता है जब आईएसआर चलता है तो पहला स्टेप जो होता है कि इंटरप्ट को एक्नॉलेज किया जाता है, कि डिवाइस को बताया जाता है कि आई डिड रिसीव योर इंटरप्ट। बार बार अदरवाइज ना वो डिवाइस बार बार उसको इंटरप्ट करती रहेगी काइंड ऑफ कि मेरी रिक्वेस्ट सुनी तुमने, डिड यू हियर माई रिक्वेस्ट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसलिए ना उसको पहले एक्नॉलेज किया जाता है कि भाई तुम्हारी रिक्वेस्ट आ गई, थोड़ा वेट कर लो, समथिंग लाइक दैट। So ISR's first action is to send an acknowledgement to the device controller, ठीक है। और devices hold the interrupt signal active until acknowledged by the CPU, यानी डिवाइसेस ना काइंड ऑफ उस पार्टिकुलर बस पे जिसके थ्रू सिग्नल जाता है इंटरप्ट का, उस पर बार बार या यू कैन से सिग्नल हाई रखती हैं जब तक CPU उनको रिस्पांस नहीं देगा कि मैंने सुन लिया या एक्नॉलेज नहीं करता, तब तक ना वो उस पर काइंड ऑफ सिग्नल जो है ना एक्टिव रखती हैं या हाई रखती हैं। तो फेल्यूर टू एक्नॉलेज ब्लॉक्स सबसिक्वेंट इंटरप्ट्स लीडिंग टू पोटेंशियल सिस्टम malfunction, क्योंकि हो सकता है एक तो ये भी इशू हो सकता है सब डिवाइसेस बार बार इंटरप्ट दे रही हों जब तक CPU उनको ये ना बताए कि मैंने सुन लिया, या हो सकता है वो जो इंटरप्ट वाली लाइन है किसी और डिवाइस को भी हो सकता है वो यूज़ करनी हो, लाइक लेट्स सपोज प्रिंटर ने इंटरप्ट भेजी, हो सकता है हार्ड डिस्क भी इंटरप्ट भेजनी चाह रही हो, लेकिन प्रिंटर हो सकता है एक्टिव रख रहा है सिग्नल उसको, CPU ने उसको नहीं बताया कि मैंने सुना है या नहीं, तो काइंड ऑफ वो पकड़े हुए होगा उसको प्रिंटर, और वो छोड़ेगा नहीं उसको। तो इसलिए हो सकता है ना कि जो सब सीक्वेंट बाद में वाली हमारी इंटरप्ट हो ना वो सही से काम ना करें, वो ब्लॉक हो जाए। कोई दूसरी डिवाइस अगर इंटरप्ट देना चाह रही हो ना तो वो ब्लॉक हो जाएगी काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो इस तरफ इस तरह काम होता है। ISR जब भी एग्जीक्यूट होती है किसी भी इंटरप्ट के लिए, पहला काम उसका ये होता है कि उसको सिग्नल भेजा जाता है कि हमने रिसीव कर लिया, तुम थोड़ा सा वेट कर लो काइंड ऑफ, ठीक है। दूसरा ये होता है कि डिटरमाइन द स्पेसिफिक इवेंट कि लाइक क्या हुआ है, उसका नंबर वगैरह क्या है, और उसके अंदर लाइक just knowing which device fired is not enough. The ISR must identify the exact reason for the interrupt by reading hardware status registers. अच्छा, यहाँ पे फिर क्या होता है कि रजिस्टर्स को देखा जाता है, स्टेटस रजिस्टर्स। इवन जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ना उनके अंदर भी ना आप कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनके, जो कि यू कैन से के स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स या CPUs होते हैं, तो उनके अंदर अपने रजिस्टर्स भी होते हैं डिवाइसेस के अंदर। लाइक हो सकता है कि CPU के अंदर ना उसका कंट्रोलर हो और उसके खुद के रजिस्टर्स हों,
इस तरह हार्ड डिस्क के अंदर भी एक माइक्रो कंट्रोलर होगा और उसके खुद के रजिस्टर्स होंगे एंड ऑल दैट। और उनमें से ना कुछ रजिस्टर्स को स्टेटस रजिस्टर कहा जाता है, जिनमें यू कैन से स्टेटस आता है उन डिवाइसेस का कि वो डिवाइस बिज़ी तो नहीं है, और या वो अवेलेबल है, या कोई अगर एरर आ जाता है तो कोई पार्टिकुलर हो सकता है रजिस्टर फ्लैग की तरह काम कर रहा, वो ऑन हो जाए इन ऑल दैट। तो उन रजिस्टर्स के थ्रू या उनके स्टेटस के थ्रू देखा जाता है कि एक्चुअली रीज़न क्या था कि ये इंटरप्ट हुई है एग्जीक्यूट। फिर अकॉर्डिंगली हो सकता है कोई कोड चलाया जाए। तो हार्ड डिस्क का अपना स्टेटस होगा, सॉरी अपने स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं, और उनको चेक किया जाता है कि हो सकता है कि सीपीयू ने हार्ड डिस्क से डेटा रीड करना चाहा हो, और अगर वो डेटा रीड हो गया और रैम में सक्सेसफुली कॉपी हो गया, तो हो सकता है हार्ड डिस्क ना इंटरप्ट भेजे सीपीयू को कि इतना इतना डेटा ना ये तुमने रिक्वेस्ट की थी कि इतना डेटा भेजो, वो मैंने भेज दिया है काइंड ऑफ, ठीक है। इसी तरह हो सकता है सीपीयू राइट करना चाह रहा हो कुछ डेटा, तो वो डेटा जब हार्ड डिस्क पे राइट हो जाएगा, अगेन हो सकता है हार्ड डिस्क उसको इंटरप्ट भेजे कि तुमने जो डेटा भेजा था वो मैंने राइट कर दिया, मे बी। इसी तरह हो सकता है कोई एरर आ गया हो, तब भी क्या होगा कि तब भी क्या होगा कि वो एक्चुअली ये देखा जाएगा, ये ना डिफरेंट रजिस्टर्स के थ्रू ये चेक किया जाता है कि रीड सक्सेस की इंटरप्ट है या राइट की है या एरर की है एंड सो ऑन। तो वो अकॉर्डिंगली ना उनको हैंडल किया जाता है, काइंड ऑफ रीट्राई किया जाएगा, या वो हो सकता है लॉग में एंट्री रखी जाए कि ये एरर आया था इस पर्टिकुलर टाइम पे एंड ऑल दैट, ठीक है ना। इसी तरह हो सकता है डिवाइस ही डिसकनेक्ट हो गई हो, मे बी, तो वो हो सकता है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास काइंड ऑफ टेबल होती है जिसमें वो चेक कर रहा होता है कि एक कंप्यूटर के साथ कितनी कितनी और कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो हो सकता है वो उस टेबल को अपडेट कर दे कि पहले 5 डिवाइसेस थी, अभी 4 हैं, एक डिवाइस डिसकनेक्ट हो गई एंड ऑल दैट। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी तरह का रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है हार्ड डिस्क इंटरप्ट भेजे सीपीयू को, तो वो स्टेटस रजिस्टर्स के थ्रू देखा जाता है कि क्या मसला हुआ था जिसकी वजह से इंटरप्ट आया है, क्या वो रीड की वजह से था या एरर की वजह से था एंड ऑल दैट। इस तरह नेटवर्क कार्ड भी हो सकता है उसको इंटरप्ट भेज रहा हो, उसके अपने रजिस्टर्स होंगे, और पैकेज आ रहा है या पैकेट जा रहा है, कोई कोलिजन हुआ है तो रीट्रांसमिट करो एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अगेन पीछे उन स्टेटस रजिस्टर के बेसिस पे कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। इस तरह कीबोर्ड का भी होगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो दूसरा स्टेप ये है कि डिटरमाइन करो रजिस्टर्स को देख के कि किस वजह से इंटरप्ट आई थी। और थर्ड है कि वो एक्चुअली उस डिवाइस को वो सर्विस दो, वो जो भी काम कह रही है या रिक्वेस्ट भेजी है जिस भी काम के लिए, वो एक्चुअल वाला काम, मेन टास्क जो ना वो एग्जीक्यूट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्या इंटरप्ट है। जी कोई सवाल है? इज देयर एनी क्वेश्चन? प्लीज़ लेट मी कंप्लीट दीज 2 स्लाइड्स, ठीक है। उसके बाद ना हम एंड करते हैं। लेक्चर का एंडिंग टाइम शायद हो गया या होने वाला है, 40 पे होगा ना एंड? ओके, 2-3 मिनट प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। सो तीसरा ये था कि मेन जो भी काम है वो चलेगा या वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है यूज़र ने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की, ठीक है, तो वो उसकी के अगेंस्ट उसका कोड, जिसको यहाँ पे स्कैन कोड कहा जा रहा है, वो जाता है। तो फिर सीपीयू देखेगा एक तो कि इंटरप्ट क्यों आई है, तो लाइक उसको पता चलेगा कि यूज़र ने कीबोर्ड पे ना कुछ टाइप किया है। तो क्या टाइप किया है वो कोड देखा जाएगा, ठीक है। वो कोड जो है फिर वो काइंड ऑफ बाइनरी लैंग्वेज में काइंड ऑफ कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके बाद फिर उसके बाइनरी या आस्की कोड के अगेंस्ट देखा जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर काइंड ऑफ कीबोर्ड बफर में सेव किया जाएगा, और वो फिर
आगे अगर कोई एप्लीकेशन उसका वेट कर रही थी तो उसको काइंड ऑफ वेकअप किया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि यूज़र ने इनपुट दे दिया है। जैसे हम असेंबली में जो कोड लिखते हैं मूव एज कामा 1 और इंट 21h, तो जब ये कोड चलता है तो आपको पता है कि वो प्रोग्राम वेट कर रहा होता है कि यूज़र कुछ टाइप करे। तो जैसे यूज़र ने टाइप किया तो उसको ना वो काइंड ऑफ वेकअप किया जाएगा और बताया जाएगा कि यूज़र ने ना की भेज दी है। तो वो उसके बाद हो सकता है उसको वो प्रोसेस करे, कुछ भी करे, ठीक है। हो सकता है वर्ड एडिटर है तो उसमें उसको दिखाया जाएगा काइंड ऑफ, और कोई गेम है और उसमें आपने कुछ लॉजिक इस तरह रखी है कि यूज़र अगर ए प्रेस कर रहा है तो बंदूक से गोली फायर हो जाए, आल दैट। तो वो पहले तो वो भेजी जाएगी एंड आल दैट, फिर अकॉर्डिंगली कोई काम किया जाएगा, ठीक है ना, डिपेंडिंग कि एप्लीकेशन क्या है और उसके अंदर लॉजिक क्या है, ठीक है। और इसी तरह हो सकता है कोई और काम भी हो। फॉर एग्जांपल अगर कैप्स लॉक वगैरह आपने कीबोर्ड पे प्रेस किया है तो एलईडी को ऑन या ऑफ भी किया जाता है कैप्स लॉक और नम लॉक के केस में भी, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन को भी वो डेटा दिया जाता है एंड ऑल दैट। तो तीसरा स्टेप यू कैन से ये होता है कि एक्चुअल जो वो काम है जिसके लिए रिक्वेस्ट भेजी गई थी, इंटरप्ट भेजी गई थी, वो एग्जीक्यूट होता है। और चौथा ये होता है कि क्लीन अप कोड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लीन अप से ये मतलब है कि सीपीयू पहले कुछ काम कर रहा था और इन बिटवीन जब आईएसआर जो फंक्शन चला उसने कुछ काम किया तो बीच में हो सकता है कि कुछ रजिस्टर्स उसने यूज़ किए हों, कुछ बसेस वगैरह यूज़ की हों, तो उनका यू कैन से स्टेटस या चीज़ें जो है ना वो काइंड ऑफ क्लीन की जाती हैं। तो फाइनल फेज में क्या होता है कि अपडेट सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब पहले तो काइंड ऑफ पीछे रिकॉर्ड कीपिंग काइंड ऑफ की जाती है कि आईओ कंप्लीट हो गया, और डिवाइस का स्टेटस चेंज किया जाता है कि ये अवेलेबल है। हो सकता है पहले बिज़ी हो वो लाइक प्रिंटर को डेटा भेजा आपने तो वो प्रिंट कर रहा था अभी, तो उसका स्टेटस काइंड ऑफ बिज़ी था कि अभी ना वो कुछ काम कर रहा है ऑलरेडी। तो जब वो हो जाएगा काम तो उसका स्टेटस जो है वो चेंज किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये डिवाइस ना अभी अवेलेबल है, नेक्स्ट कोई काम इसको दिया जा सकता है। और अगर वो किसी क्यू में पेंडिंग थी तो उसको वहाँ से रिमूव किया जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह अगर कोई एरर्स आई हैं तो वो एरर की लॉग की जाती है, उसको कहीं सेव किया जाता है या यूज़र को नोटिफाई किया जाता है एंड ऑल दैट, ठीक है। हो सकता है आपने कमांड दी थी प्रिंट करने के लिए लेकिन बीच में एरर आ गया तो ये क्लीन अप में फिर ये हो जाएगा कि वो यूज़र को हो सकता है नोटिफाई किया जाए कि पेजेस ख़त्म हो गए या इंक ख़त्म हो गया एंड ऑल दैट। उसके अलावा फ्री रिसोर्सेज ये भी क्लीन अप वाले पार्ट में होता है कि कोई डीएमए को यूज़ कर रहा था वो, अगर वो डिवाइस, तो उसको फ्री किया जाता है। कोई लॉक वगैरह थे, कोई बसेस थे एंड ऑल दैट, तो उनको फ्री किया जाता है काइंड ऑफ, ताकि बाद में कोई और डिवाइसेस यूज़ कर सकें। इसी तरह नोटिफाई वेटिंग प्रोसेसर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई ऐप उसका वेट कर रही थी तो उसको बताया जाता है कि ये काम ना हो चुका है। फॉर एग्जांपल हो सकता है डेटाबेस से रीड कर रहे हो आप, फिर वो वैल्यू लेके और स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हो आप, तो डेटाबेस से रीड वो हार्ड डिस्क पे सेव होता है, तो वहाँ से जब रीड हो जाएगा तो जो आपका जावा का कोड है में भी उसको नोटिफाई किया जाए कि डेटाबेस से ना हमने डेटा रीड कर दिया। फिर वो आप हो सकता है लेके और किसी किसी लेबल में, जैसे जावा स्विंग में लेबल वगैरह होते हैं उसमें हो सकता है दिखा दें आप या डिस्प्ले कर दें एंड ऑल दैट, ठीक है। और मेन काम ये है एंड में ना, ये एक इंस्ट्रक्शन होती है रिटर्न की, यहाँ पे आई रिटर्न है, मींस इंटरप्ट रिटर्न, ये चलती है। और ये एक्चुअली क्या करती है पीछे, क्योंकि जब सीपीयू इंटरप्ट चलाता है तो वो जो पहले काम कर रहा होता है ना, उसको वो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि उनको वो टेम्पररी ना सेव कर देता है स्टेक पे, जैसे यहाँ पे था इफ़ यू रिकॉल ये वाला, तो उनको ना वो सेव करता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर फ्लैग्स जो भी रजिस्टर है ना स्टेक में रख देता है, बाद में फिर जब इंटरप्ट ख़त्म हो जाती है ना वहाँ से रिस्टोर करता है। तो सीपीयू को कैसे पता चलता है कि ख़त्म हुई है, ये आई रिटर्न स्टेटमेंट ना उसको बताती है। और कल वाला लेक्चर अगर आपने देखा हो ना, उसमें भी मैंने बताया था कि जो यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर होता है उसकी एंड में ना रिटर्न RET रेट जो स्टेटमेंट है ना वो लिखते हैं हम।
तो वो एक्चुअली बताती है सीपीयू को, और उस जब वो चलती है तो क्या होता है, सीपीयू ना वो सारी चीज़ें स्टैक से पॉप अप करता है, और फिर प्रोग्राम काउंटर में वो रिटर्न एड्रेस रखा जाता है, और कोई रजिस्टर्स की वैल्यूज़ वगैरह थी अगर प्रीवियस, तो वो फिर रिस्टोर हो जाती हैं, और री इनेबल इंटरप्ट्स। और अगर बीच में अगर उसने डिसेबल कर दी थी सीपीयू ने, जो एक केस हमने पिछली उसमें डिस्कस किया ना, किसी ने सवाल पूछा था, तो हो सकता है सीपीयू ने इंटरप्ट डिसेबल कर दी हो, तो एक इंटरप्ट का जब वो आईएसआर चला रहा था तो दूसरी को वो हो सकता है इग्नोर कर रहा हो, तो अभी एंड में हो सकता है वो उसको री इनेबल कर दे, ताकि कोई और डिवाइस उसको हो सकता है इंटरप्ट भेज दे। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंस जब कोई इंटरप्ट होती है अगर। तो यहाँ तक हमने किया है डिस्कस, बाकी यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस।